गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 8 में आप सभी मेरे साथ जुड़ गए हो। इस भाग में मैं आप सभी से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड इट्स कंपोनेंट पर चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपसे यह बात कर लूँ कि कंपोनेंट जो होता है वह क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है। फिर मैं आपसे बात करूँगा कि ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता क्या। वैसे भी स्वतः यह क्वेश्चन उत्पन्न हो जाता है कि व्हाट इज़ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। यानी एक वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है और एक वेक्टर के कंपोनेंट का मेजरमेंट यानी माप क्या होता है। और फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स करते हैं। ऐसा है कि जब एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एवं टर्मिनल पॉइंट दोनों से किसी भी एक्सेस या किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर्स खींचे जाते हैं, तो दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वही उस वेक्टर का कंपोनेंट होता है उस डायरेक्शन में। इसे डायग्राम से समझना ज़्यादा आसान होगा। आइए डायग्राम से हम सभी समझते हैं। मान लो कि ये एक वेक्टर और ये वेक्टर आर, और फिर इस वेक्टर आर की आप कंपोनेंट जानना चाहते हो किसी एक डायरेक्शन में। तो मान लो कि ये एक डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है ये है एक्स एक्सिस का, तो इसे एक्स डैस्ट एक्स कह दें। ये एक डायरेक्शन। अब आप इस डायरेक्शन में इस वेक्टर के कंपोनेंट जानना चाहते हो कि कंपोनेंट कितना होगा। तो जो रूल है वह यह बताता है कि इस वेक्टर का जो ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से आप इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये रहा परपेंडिकुलर। मान लो कि ये पॉइंट है एल, और इस वेक्टर की जो ये टर्मिनल पॉइंट है यहाँ से भी आप इस पर एक परपेंडिकुलर खींच दो। मान लो कि ये पॉइंट है एम। तो ये रहा वेक्टर आर, जिसे हम सभी वेक्टर ए बी भी कह सकते हैं, क्योंकि ए बी लाइन सेगमेंट के द्वारा इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये रहा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से यहाँ पर टर्मिनल खींचा गया है और टर्मिनल पॉइंट से भी परपेंडिकुलर खींचा गया। तो इनिशियल पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचा गया और टर्मिनल पॉइंट से भी परपेंडिकुलर खींचा गया। अब रूल बताता है कि दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वही इस वेक्टर का कंपोनेंट होगा। तो किस डायरेक्शन में होगा, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। तो मिनिमम सेपरेशन क्या है सर, ये मिनिमम सेपरेशन है एल से एम, एल से एम। तो आप कह सकते हैं कि ये जो एल एम हुआ यही हो जाएगा कंपोनेंट, यही कहलाता है कंपोनेंट। किसका, तो ऑफ वेक्टर आर। किस डायरेक्शन में, तो अलोंग एक्स डैस्ट एक्स। आप ये कह सकते हो अलोंग एक्स डैस्ट एक्स। तो जिस लाइन पर या जिस डायरेक्शन में आप एक वेक्टर के इनिशियल से भी और टर्मिनल से भी लंब खींचते हो, तो दोनों लंब के बीच का दूरी उस वेक्टर का कंपोनेंट कहलाता है और उसी डायरेक्शन में कहलाता है जिस डायरेक्शन हम सभी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा आपका कंपोनेंट। ये जो कंपोनेंट होता है इसे रिजोल्यूशन पार्ट भी कहा जाता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि रिजोल्यूशन पार्ट ऑफ वेक्टर आर
along x dash x, along x dash x, यानी x dash x की डायरेक्शन में रिसोल्यूशन पार्ट कह सकते हो। इसे प्रोजेक्शन पार्ट भी कहा जाता है, लेकिन प्रायः हम सभी कंपोनेंट ही बोलते हैं, इसलिए कंपोनेंट को आप ब्रेन में सेट कर लोगे कि कंपोनेंट क्या होता है। अब सवाल यह है कि कंपोनेंट को हम सभी डिफाइन कैसे करें। बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम है नहीं। वैसे आप समझ गए होंगे क्या होगा डेफिनेशन, बिल्कुल आप समझ रहे हो। तो आप यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हो, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर कह सकते हैं कि व्हेन perpendiculars are drawn from, drawn from यहाँ होगा, are drawn from both initial point and terminal point of a vector on a line, या आप कह सकते हो एन एक्सिस, लाइन पर या एक्सिस पर, then the minimum distance between two perpendiculars is known as component of the vector, in that direction, तो ये रहा जवाब। व्हाट इज कंपोनेंट होता क्या है? तो बिल्कुल सॉलिड जवाब है आपके सामने। व्हेन परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर ऑन ए लाइन एन एक्सिस, देन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर्स इज नोन एज कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर in that direction। आप देख सकते हो ये वेक्टर R रहा और इस वेक्टर के इनिशियल से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए, टर्मिनल से भी ड्रॉ किया गया, और दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच का सेपरेशन डेट मीन LM, तो ये LME हो गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R अलोंग x डैश x, क्योंकि x डैश x लाइन पर ड्रॉ किया गया है। और इसे ही रिसोल्यूशन पार्ट भी कहा जाता है, तो आप ये भी कह सकते हो रिसोल्यूशन पार्ट ऑफ वेक्टर आर अलोंग x डैश x। तो ये तो जवाब रहा कि व्हाट इज कंपोनेंट, इसका जवाब रहा। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज मेजर्ड। एक वेक्टर के कंपोनेंट को हम सभी किस प्रकार से मेजर करेंगे? तो इसका जवाब भी बिल्कुल आसान है। अब देखिए यहीं से आप मेजर कर सकते हो। आप अगर यह मान लो कि ये जो वेक्टर R है या ये जो x डैश x एक्सिस है इसके साथ एंगल थीटा बनाता है, तो फिर ये एंगल थीटा हो जाएगा। अगर आप ये मान लेते हो कि ये जो वेक्टर R है या इस x डैश x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है, तो फिर इसके पैरेलल जो लाइन खींचोगे तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब मान लो ये
पॉइंट सी है। तो जाहिर है कि ये यहाँ परपेंडिकुलर होगा और ये जो ए सी बी है ये एक राइट ट्रायंगल हो गया, राइट ट्रायंगल हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर रहा मेजरमेंट की मैं बात कर जाता हूँ। मेजरमेंट ऑफ कंपोनेंट, जरा कंपोनेंट के मेजरमेंट को आप देखिए। लेट यानी आप मान लेते हो कि वेक्टर आर मेक्स an angle of theta with x dash x, x dash x के साथ यह एंगल थीटा बनाता है इन ट्रायंगल ए सी बी। अब आप ये जो ट्रायंगल देख रहे हो ए सी बी, इस ट्रायंगल में आप देखो ये साइड ए सी जो है यह हो गया बेस और ये जो साइड ए बी है ये हाइपोटेन्यूस। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा होता है ना सर। तो आप कहोगे कि ए सी डिवाइड ए बी इक्वल कॉस थीटा। और अगर यह कॉस थीटा है तो एक बात तो बिल्कुल यहाँ से स्पष्ट होकर के आ रहा है कि ए सी इक्वल होगा ए बी कॉस थीटा। और ए बी कॉस थीटा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेक्टर आर को यहाँ ए बी लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ए बी का जो लेंथ होगा वह वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड को बताएगा। तो आप निश्चित रूप से कह सकते हो कि दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर एंड कॉस थीटा। और अब आप देखो कि ये जो एल एम है, यह एल एम और यह ए सी क्या दोनों बिल्कुल बराबर है ना? बिल्कुल बराबर है। इस तरह से आपका कंपोनेंट निकल जा रहा है। यानी आप आराम से कह सकते हो, यहाँ पर मैं लिखते हूँ देयरफॉर ये जो एल एम है जो कि ए सी के बराबर है ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड आर कॉस थीटा। तो फिर ये रिजल्ट बता क्या रहा है? यह रिजल्ट इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है, क्लियर कर रहा है कि वेक्टर आर का एक डायरेक्शन जो कि एंगल थीटा पर होगा, उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वह होगा मैग्नीट्यूड आर कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड आर कॉस थीटा। तो ये रहा रिजल्ट जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ से जो आपको रिजल्ट मिला वो ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर in a direction at an angle theta, at an angle theta equal magnitude r cos theta। ये रहा फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको मिल रहा है। पहला क्वेश्चन व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो मेजरमेंट अगर करना होगा तो मुझे सिर्फ यह देखना है कि वेक्टर के साथ कितने एंगल पर मैं कंपोनेंट को निकाल रहा हूँ। अगर आप थीटा एंगल पर निकाल रहे हो तो आप कॉस थीटा लगा दोगे, अगर आप अल्फा एंगल पर निकाल रहे हो तो आप कॉस अल्फा लगाओगे। तो फिर ये बिल्कुल आसान है, किसी भी डायरेक्शन में आप एक वेक्टर का कंपोनेंट बहुत ही आसानी से मेजर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन देखिए आप, ये आपको ज़्यादा आसान करेगा मेजरमेंट को। ये मैं लिखता हूँ टू फाइंड component of a force of magnitude 20 Newton in a direction
at an angle 60 degree. अब यहाँ इस क्वेश्चन को तो करेक्ट टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन इन ए डायरेक्शन एट एन एंगल 60 डिग्री। तो आप यहाँ कह सकते हो कि ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, ये आपको दिया है 20 न्यूटन दे दिया है, और जो कंपोनेंट निकालना है वह उस डायरेक्शन में निकालना जो कि 60 डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है। तो आप ये कह सकते हो कि कंपोनेंट इन ए डायरेक्शन, कंपोनेंट इन ए डायरेक्शन एट एन एंगल थीटा इक्वल 60 डिग्री। तो जो कंपोनेंट होगा वह कंपोनेंट रूल के अनुसार से यह लिखा गया मैग्नीट्यूड एफ कॉस 60 डिग्री, और आप आसानी से कैलकुलेट कर लेते हो। ये हो गया आपका 20 न्यूटन और कॉस 60 डिग्री 1/2, तो आंसर, योर आंसर इज 10 न्यूटन। तो आपका आंसर 10 न्यूटन आता है। तो कंपोनेंट को निकालना बहुत आसान है। किसी भी वेक्टर का एक एंगल पर अगर आप कंपोनेंट निकाल दो तो बहुत आसान हो गया। अगर आप थीटा एंगल पर निकालते हो तो उसमें कॉस थीटा लगाओगे, अल्फा एंगल पे निकालोगे तो कॉस अल्फा लगाओगे। तो बस सिर्फ आपको एंगल की जानकारी होनी चाहिए और आप कंपोनेंट आराम से निकाल दोगे। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। वो ये देखिए, पहला वो ये कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर। एक कंपोनेंट का जो वेक्टर होता है वह वेक्टर नहीं स्केलर हो जाता है, क्योंकि कंपोनेंट को कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगला आप देखिए, ए वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू इनफिनाइट number of components, infinite number of components। एक वेक्टर को आप अनंत कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो, यानी उसके कंपोनेंट्स की संख्या बिल्कुल इन्फिनिटी हो सकता है। जैसे 0.1 डिग्री पर, 0.2 डिग्री पर, 0.3 डिग्री पर, तो बहुत सारे एंगल होंगे, और तो एक वेक्टर का इन्फिनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकता है। अगली इम्पोर्टेंट पॉइंट वो भी आपको जानकारी में रखना होगा, वो ये component of vector are in x-axis, y-axis and z-axis respectively, denoted by rx, ry and rz। इसका मतलब ये हुआ कि rx लिखने का मीनिंग होगा x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r। अगर मैं आर वाई लिखता हूँ तो इसका अर्थ होगा कि y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r, और अगर आर जेड लिखा जाता है तो डेट मीन z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये कन्वेंशनली मान्यता है, मान्यता के अनुसार से ऐसा लिखा जाता है। अब इसके बाद अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज रिसोल्यूशन? ये रिसोल्यूशन क्या होता है? आइए उसे भी हम सभी समझते हैं। पहले हम सभी एक क्वेश्चन को देखते हैं, बेहतर रहेगा। A force of magnitude 20 Newton exists in XY plane and makes an angle of 37 degree with x-axis. To find its components, to find its x component and y component।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोर्स है जो एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर यह एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो जो फोर्स है वह इस एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है और फिर यह एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी फोर्स को जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ये रहा फोर्स, तो फिर ये जो एंगल होगा थीटा, ये आपको 37 डिग्री आपको देती है। और आपसे कह रहा है कि फोर्स की एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों को निकालिए। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन। और फिर एंगल जो है आपका, एंगल ऑफ फोर्स एफ विथ एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस साथ इसके एंगल को देखो तो थीटा इक्वल आपको 37 डिग्री नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो फोर्स है ये एक्स एक्सिस साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप आराम से कह सकते हो देयरफॉर एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इस फोर्स की जो एक्स कंपोनेंट आप निकालोगे तो एफ एक्स इक्वल मैग्नीट्यूड एफ और कॉस थीटा, डेट मीन 20 न्यूटन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डेट मीन 20 न्यूटन, और फिर कॉस 37 डिग्री। ऐसा है कि ये जो कॉस 37 डिग्री है इसकी वैल्यू 4/5 होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये जो एक्स कंपोनेंट मिल रहा है फोर्स का, ये आपको आ रहा है 16 न्यूटन आ रहा है। दिस इज एक्स कंपोनेंट। अब आपको निकालना वाई कंपोनेंट, तो फिर वाई एक्सिस के साथ डायरेक्शन देखिए आप, तो आप अब ये कह सकते हो कि एंगल ऑफ फोर्स एफ विथ वाई एक्सिस, विथ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ जो इसका एंगल है, यह एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। आप ये देखिए, क्योंकि अगर यह एंगल थीटा है तो ये एंगल तो 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा है ये 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो जाहिर यहाँ पर आप लगाओगे cos 90 माइनस थीटा, तो एफ वाई को जो हम लोग लिखेंगे तो यह लिखाएगा मैग्नीट्यूड एफ और cos एंगल जो यहाँ हो गया वो हो गया 90 माइनस थीटा। अब आप लिख सकते हो ये हो गया 20 न्यूटन और cos 90 माइनस थीटा डेट मीन साइन थीटा 20 न्यूटन, और यहाँ लग जाएगा साइन 37 डिग्री। तो ये साइन 37 डिग्री होता है, इसका वैल्यू होता है 3/5, और अब आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपको जो आंसर आएगा वो होगा 12 न्यूटन। तो x कंपोनेंट 16 न्यूटन आया और y कंपोनेंट आप देख सकते हो कि यह आपको 12 न्यूटन आ रहा है। तो आराम से सभी कंपोनेंट निकाल सकते हैं, हम सभी को कंपोनेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन मिलने की ज़रूरत है। क्वेश्चन मिला और आंसर आराम से आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखें आप, ए फोर्स F मेक्स एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 30 न्यूटन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जा रहा है और आपको थोड़ा सा मदद यहाँ दिया गया है, cos 53 डिग्री 3/5 होता है और 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हो यहाँ पर, 4 ऑप्शन आपको 20 न्यूटन, 25 न्यूटन, 15 न्यूटन एंड नन ऑफ दीज, ये 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ अगर सॉल्यूशन आप करते हो तो आपको जो दिया हुआ है, जो गिवन है वो ये है कि जो x कंपोनेंट है वो आपको दे दिया है और x कंपोनेंट है आपका 30 न्यूटन, और जो एंगल है x एक्सिस साथ वो एंगल आपको 53 डिग्री दिया है। आप जानते हो कि ये जो fx होता है ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड f
cos 53 डिग्री, यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। और आपको निकालना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इसे निकालना है। तो आप तो ये कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इक्वल एफ एक्स डिवाइड cos 53 डिग्री, यहाँ पर आपको डिवाइड में आना पड़ेगा। तो एफ एक्स जो है आपको ये दिया हुआ 30 न्यूटन, ये रहा 30 न्यूटन, और फिर cos 53 डिग्री जो होता है वो 3/5 होता है, और आप सॉल्व कीजिए, ये 50 न्यूटन आपको आंसर मिल जाता है। तो आंसर हो गया 50 न्यूटन। तो अगर एक वेक्टर दिया हुआ है तो किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल सकते हैं, और अगर उसका कंपोनेंट ही दिया हुआ हो तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी आप आराम से निकाल सकते हैं। और अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। व्हाट इज़ रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर? आइए इस पर मैं आपसे बात करता हूँ। व्हाट इज़ रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर? ये रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर है क्या? तो रूल बताता है कि जब आप एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हो तो कंपोनेंट में ब्रेक करने की जो प्रोसेस है या प्रोसेस ही रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। यानी आप आराम से कह सकते हो कि व्हेन ए वेक्टर is resolved into its components, the process is known as resolution, of vector. The process is known as resolution of vector. तो इस प्रोसेस को ही रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहा जाता है। तो फिर ये तो बिल्कुल आसान हो गया, इसलिए मैंने आपको पहले कंपोनेंट को पढ़ाया कि व्हाट इज़ कंपोनेंट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हाउ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज़ मेजर्ड, और उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ व्हाट इज़ रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर का रिसोल्यूशन क्या कहलाता है। तो फिर से आप समझ लें कि एक वेक्टर को जब उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जाता है तो एक वेक्टर को कंपोनेंट्स में ब्रेक करने का जो प्रोसेस होता है वह प्रोसेस ही रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। अब सवाल ये है कि एक वेक्टर को कितने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो? बिल्कुल, तो आप एक वेक्टर को इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इस पर मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया है, वो ये कि ए वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, एक वेक्टर को आप इनफिनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। अगर मैं बात करूं प्लेन की, तो इन ए प्लेन ए वेक्टर कैन बी रिजॉल्व into maximum 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर लगा जा रहा हूँ, 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो अगर आप एक प्लेन में चले आओ तो एक प्लेन में एक वेक्टर को मैक्सिमम 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ही ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि किसी प्लेन में भी मैक्सिमम 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ही एग्जिस्ट करते हैं। और फिर अगर आपसे स्पेस की बात किया जाए, इन ए स्पेस ए वेक्टर कैन बी रिजॉल्व into maximum
3 perpendicular components, 3 perpendicular components. तो एक प्लेन में किसी भी वेक्टर को आप मैक्सिमम 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ सकते हो, और अगर स्पेस की बात किया जाए तो मैक्सिमम 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में आप ब्रेक कर सकते हो। अब आपसे क्वेश्चन में अगर यह पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इन विच ए वेक्टर कैन बी रिजॉल्व, योर आंसर शुड बी 3। क्योंकि यहाँ पर प्लेन नहीं कहा, स्पेस नहीं कहा रहा था, आप मैक्सिमम के लिए स्पेस मान सकते हो। और अगर कहा कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इन विच ए वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इन ए प्लेन, तो फिर आंसर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेन लगा दिया और प्लेन में मैक्सिमम 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ही रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर आपसे सवाल ये कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन विच ए वेक्टर कैन बी रिजॉल्व, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जिसमें कि एक वेक्टर को रिजॉल्व किया जा सकता है, तो योर आंसर शुड बी इन्फिनिटी। क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि जब प्लेन और स्पेस नहीं लगता और परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं लगता है, तब तो आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में एक वेक्टर को ब्रेक कर सकते हो। तो आज मैंने आपसे बात किया कंपोनेंट एंड रिजोल्यूशन वेक्टर पर, मैंने आपसे बात किया है। और अब जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से 2 रास्ता खुल रहा है। पहला है रिजोल्यूशन इन प्लेन और दूसरा है रिजोल्यूशन इन स्पेस। रिजोल्यूशन इन प्लेन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिजोल्यूशन के द्वारा भी वेक्टर्स को ऐड किया जाता है और 2 से अधिक वेक्टर्स को रिजोल्यूशन के प्रोसेस से ऐड करना ज़्यादा आसान होता है। तो मैं आपसे अगले लेक्चर में रिजोल्यूशन इन प्लेन पर चर्चा करूँगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय।